अपवर्तनांक और अपवर्तनांक दो तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। एक करेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बगैर ऑप्टिक्स संभव नहीं है। यदि ऑप्टिक्स को हमें सही सही पढ़ना है तो अपवर्तनांक हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश के साथ क्या चेंजिंग होगा, कितना चेंजिंग होगा, ये सारा चीज डिसीजन कौन करता है? अपवर्तनांक ही करता है। माध्यम का एक कैरेक्टर होता है अपवर्तनांक, वो ये चीजें करता है। जैसे प्रकाश हवा से पानी में गया, अब पानी में जाने के बाद प्रकाश की कलर क्या होगी? प्रकाश में जितने भी कलर्स हैं सबकी स्पीड कितनी होगी, और कौन से कलर्स कितना डिग्री से झुकेगा, ये सारा डिसीजन अपवर्तनांक से डिसाइड होता है कि किस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है। तो अपवर्तनांक के बारे में तो पहले आप ये सोचिए कि अपवर्तनांक किसी मीडियम का एक कैरेक्टर होता है। कौन से मीडियम का? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मीडियम किसको कहते हैं? पानी, उसी तरह कांच, उसी तरह हवा, ये सब कौन सा मीडियम है? ऑप्टिकल मीडियम है। लोहा हमारा ऑप्टिकल मीडियम नहीं है, ये दीवार हमारा ऑप्टिकल मीडियम नहीं है। तो अपवर्तनांक किसी ऑप्टिकल मीडियम का, प्रकाशीय माध्यम का एक कैरेक्टर होता है। ये कौन सी कैरेक्टर है? तो सुनिए, ये वो कैरेक्टर है जो हमें ये बताती है कि निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश की स्पीड कितना गुना घट जाएगी या कितना कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की स्पीड है 12, निर्वात में प्रकाश की स्पीड 12 है, और एक माध्यम में प्रकाश प्रवेश करा, पानी या कुछ भी हो, उस माध्यम में प्रकाश की स्पीड है 3 या 4। ये देख लीजिए स्पीड कितना गुना घट गया निर्वात की तुलना में? 3 गुना ना। निर्वात में स्पीड कितना है? 12। और देखिए माध्यम में कितना स्पीड हो गया प्रकाश का? 4 हो गया। याद रखना है सबसे ज्यादा स्पीड प्रकाश की कहाँ होती है? निर्वात में होती है। निर्वात के अलावा किसी अन्य मीडियम में प्रकाश की स्पीड कम ही होती है। इसलिए हम एक रिफरेंस मान लेते हैं, किसको? निर्वात को। निर्वात को हम मुखिया मान लेते हैं और मान लेते हैं कि निर्वात की तुलना में प्रकाश की स्पीड किसी माध्यम में जितना गुना घटेगा उसको हम एक नाम दे देते हैं। जैसे स्पीड कितना गुना घटा? 3 गुना। ये 3 गुना स्पीड घटा। ये जो प्रकाश की स्पीड 3 गुना घट गया, ये किसके तुलना में? निर्वात के तुलना में इस मीडियम में 3 गुना स्पीड घट गया है। इसी 3 गुना को हम अपवर्तनांक बोलेंगे। अपवर्तनांक को म्यू से लिखेंगे, ये देखिए अपवर्तनांक को म्यू से लिखेंगे या स्मॉल एन से लिखेंगे। तो ये जो मीडियम है, ये जो मीडियम है जिसमें प्रकाश की स्पीड कितना हो गया? 4 हो गया, इस माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस मीडियम ने प्रकाश की स्पीड को निर्वात की तुलना में कितना गुना कम कर दिया है? 3 गुना कम कर दिया। एक और मीडियम है, ये देखिए, ये एक और मीडियम है जिसमें प्रकाश की स्पीड v1 है, और इन्होंने जब इसमें प्रकाश गया, इस माध्यम ने क्या किया? प्रकाश की स्पीड को, ये इस माध्यम में जाकर प्रकाश की स्पीड 3 हो गया। तो मुझे बताइए इस मीडियम ने स्पीड को कितना गुना घटाया? किसके तुलना में? हाँ, निर्वात। निर्वात को हम रेफरेंस ले रहे हैं। निर्वात के तुलना में इन्होंने स्पीड को 4 गुना घटा दिया। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये देखिए इस माध्यम का अपवर्तनांक 3, इस माध्यम का अपवर्तनांक 4। क्यों? क्योंकि इसने स्पीड को कितना गुना घटाया? 3 गुना। इसने स्पीड को 4 गुना घटाया। अब बड़ा ही सिंपल है, एक मीडियम है, उल्टा सोचिए, एक मीडियम का अपवर्तनांक 2 है। मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये मीडियम स्पीड को कितना गुना? 2 गुना घटा देगा। तो मुझे बताइए इस मीडियम में स्पीड कितना होगा प्रकाश का? 6। 12 निर्वात में है और इसका अपवर्तनांक 2 है, ये स्पीड को 2 गुना घटा देगा। तो इसमें स्पीड कितना हो जाएगा? 6 यूनिट स्पीड हो जाएगा। तो ये हमारा अपवर्तनांक होता है।
इसको अपवर्तनांक बोलिए या इसी को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है उसी को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। अच्छा, इसका फॉर्मूला बनाइए तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये दो कैसे मिलेगा, 12 में किससे भाग देंगे, 6 से। ये 3 कैसे मिलेगा, 12 में किससे भाग देंगे, 4 से। 12 में 4 से हमने भाग दिया, ये देखिए 3 आ जाएगा। 12 क्या है सी, 4 क्या है भी, ये देख लीजिए। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वही उस माध्यम क्या क्या होगा, अपवर्तनांक हो जाएगा। बहुत ही फेमस फॉर्मूला, यहाँ से सारा चीज हम डिसाइड करेंगे। चलिए, तो मैं अब इस फॉर्मूला को लेकर चलता हूं, म्यू बराबर, तो म्यू अपवर्तनांक बराबर क्या आ गया, सी बटा बी। निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है ये अपवर्तनांक है। अब रिलेशन निकालिए, ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है। रहा कौन सा, भी। मीडियम चेंज होगा, भी चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज होने से मीडियम का क्या चेंज होगा, अपवर्तनांक चेंज होगा। तो अपवर्तनांक और माध्यम में प्रकाश की चाल में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती। तो याद रखना, जिस मीडियम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसमें चाल कम होगी उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। या उल्टा सोचिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। शायद कल परसों भी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछा था कि यदि, अब है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था कि अपवर्तनांक अधिक होने से चाल क्या होता है, कम होता है, या अपवर्तनांक कम होने से चाल अधिक होगा, याद रखना है। तो अपवर्तनांक और चाल में क्या रिलेशन हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हम, यदि कुछ पदार्थ दे दिए जाए, कांच, हवा, पानी, हीरा, तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हम किसका पढ़ते हैं, हीरा का। पानी का अपवर्तनांक होता है, ये सब याद रखने वाली चीज है, पानी का होता है 4/3, 1.33 का पानी का, म्यू वाटर, म्यू जी कांच, ग्लास, ग्लास का अपवर्तनांक होता है 3/2, यानी 3/2 यानी 1.5, 1.5। उसी तरह आप और चीज का अपवर्तनांक निकालिए, डायमंड का 2.5, 2.5 ये डायमंड का होता है। देखिए सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, हीरा का। तो सबसे कम स्पीड किस में होगा, हीरा में होगा प्रकाश की। और इस तीनों में सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, पानी का। पानी का अपवर्तनांक सबसे कम इस तीनों में। तो सबसे अपवर्तनांक सबसे कम है, अपवर्तनांक यदि पानी का कम है तो पानी में स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पानी, कांच और हीरा में ज्यादा स्पीड से प्रकाश किससे गुजरेगी, पानी से ज्यादा स्पीड से गुजरेगी। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है ये। चलिए, तो हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। इसे म्यू या एन द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू बोलिए या एन बोलिए, और फॉर्मूला सी बटा भी हो जाएगा। और हम रिलेशन देख रहे हैं कि अपवर्तनांक और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। तो अपवर्तनांक और वेलोसिटी में एक दूसरे के दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब एक क्वेश्चन यहां से और डील कीजिए आप, देखें सी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये देखिए नू बराबर आवृत्ति बराबर आपने पढ़ा होगा सी बटा लैम्डा, पढ़े हो, ये एक फॉर्मूला होता है। ये आवृत्ति है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो मुझे बताइए सी बराबर क्या होगा, नो इंटू लेमडा। ये सी
प्रकाश की चाल कहाँ है? निर्वात में। तो ये तरंगदैर्ध्य भी कहाँ का होगा? निर्वात का। तो मैं नोट लगा देता हूँ, लैम्डा नोट का मतलब निर्वात का तरंगदैर्ध्य। चलिए एक चीज हमारे पास आ गया, C बराबर क्या आ गया? नो इंटू लैम्डा नोट। लेकिन ये तो तब होगी जब प्रकाश निर्वात में जाएगी। लेकिन मान लीजिए प्रकाश किसी माध्यम में चला गया, तब ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तब ऐसे होगा, नू बराबर भी बटा लैम्डा। अब C की जगह क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। अब ये जो तरंगदैर्ध्य है, ये कहाँ की तरंगदैर्ध्य है? माध्यम की, मीडियम की तरंगदैर्ध्य है। चलिए तो V बराबर क्या हो जाएगा? नू इंटू लैम्डा। ये देखिए, इस दोनों को गुना कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये निर्वात की तरंगदैर्ध्य और ये माध्यम की तरंगदैर्ध्य, ये निर्वात में आवृत्ति और ये माध्यम आवृत्ति, इस दोनों को सोचना है। ये जो आवृत्ति नू है और ये जो आवृत्ति नू है, दोनों के बारे में मुझे बताइए, सेम होगा या अलग अलग होगा? तो याद रखना है, दोनों क्या होगा? सेम होगा। मैं लिखा चुका हूं परावर्तन में ही। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, आयाम और चाल बदल जाती है, लेकिन दो चीज नहीं बदलती है, आवृत्ति और रंग। तो ये नू और ये नू दोनों सेम होगा, ये नहीं बदलेगी। हाँ, तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तरंगदैर्ध्य इसलिए बदल रही क्योंकि चाल क्या हो रही है? बदल रही है, चाल बदल रही है। तो आइए इस फॉर्मूला को यहाँ इंप्लीमेंट कीजिए। सी की जगह क्या रख देंगे? नू इंटू लैम्डा नोट, और भी की जगह क्या रख देंगे? नू इंटू लैम्डा। देख लीजिए, नो नो आवृत्ति समान होगा दोनों मीडियम में, मीडियम चेंज होने से आवृत्ति चेंज नहीं होती है। देखिए क्या बच गया हमारे पास, कितना आ गया? लैम्डा बटा लैम्डा नोट बटा लैम्डा। ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। एक फॉर्मूला ये C बटा V और एक फॉर्मूला लैम्डा नोट बटा लैम्डा, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। तो अपवर्तनांक का एक और फॉर्मूला, किसी माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुपात के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक को हमने दो भाषा में पढ़ा, एक तो चाल की भाषा में, निर्वात में चाल, माध्यम में चाल। निर्वात में तरंगदैर्ध्य, माध्यम में तरंगदैर्ध्य। अब अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य में क्या रिलेशन है? व्युत्क्रमाणु, अभी आपने देखा ना, अपवर्तनांक और चाल में क्या रिलेशन था? व्युत्क्रमानुपाती। अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य में क्या रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब है जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसमें प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या होगी? कम होगी, और जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, कल परसों भी फिजिक्स का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश किया है, तो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी, घटेगी, जीरो रहेगी, क्या रहेगी? बताइए मुझे। हवा से कहां प्रवेश किया? कांच में। अभी मैं बताऊंगा, हवा का जो अपवर्तनांक होता है ना, वो एक होता है। हवा का अपवर्तनांक एक। देखिए, हवा से कहां प्रवेश किया? कांच में, यानी हवा का अपवर्तनांक एक है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो अपवर्तनांक क्या हो गया? बढ़ गया। हवा से कांच में जाने का मतलब ये हवा का अपवर्तनांक है। हवा से कांच में जाने का मतलब 1 से 1.5 वाले अपवर्तनांक में प्रकाश प्रवेश कर गया, और जो ही 1.5 वाले अपवर्तनांक में प्रकाश प्रवेश करेगा, ये देखिए अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो याद रखना है, जब प्रकाश किसी कांच स्लैब में प्रवेश करेगा, तो कांच में, ग्लास में प्रवेश करेगा, तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा? कम जाएगा। चाल क्या होगा? चाल भी घटेगी। तरंगदैर्ध्य घट, ये बढ़ेगा तो चाल भी क्या होगा? घटेगा। अच्छा, इसके बढ़ने से चाल घट रहा है, इसके बढ़ने से तरंगदैर्ध्य भी घट रहा है, इसका मतलब है कि चाल और तरंगदैर्ध्य में क्या रिलेशन है? समानुपात। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी स्पीड अधिक है उसका तरंगदैर्ध्य भी अधिक है, जिसकी स्पीड कम है उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा। याद, ऑप्टिक्स में यदि रिलेशन आपको समझ आ रहा है, अभी कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुआ था फिजिक्स का, उसमें 4 ऐसे क्वेश्चन था ऑप्टिक्स से जिसमें रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछा था। आप जाकर देखिए, क्वेश्चन रिलेशन वाला क्वेश्चन था। यदि क्वेश्चन आपके पास है तो आप, है क्वेश्चन दिखाइए, तो है क्वेश्चन किसी के पास?
है किसी के पास? नहीं है, रहने दीजिए तब। तो यदि आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो रिलेशन वाला क्वेश्चन वहां था, किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कहेगा कांच से हवा में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश की चाल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। कांच से हवा में, तरंगदैर्घ्य घट गया ना, ये तरंगदैर्घ्य में अपवर्तनांक, कांच का वर्तनांक 1.5, हवा का वर्तनांक 1, कांच से हवा में जाएगा, अपवर्तनांक घट रहा है, और यदि अपवर्तनांक घटा तो चाल बढ़ेगा, अपवर्तनांक घटा तो तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अपवर्तनांक किसी मीडियम का कैरेक्टर है जो हमें यह बताती है कि निर्वात की तुलना में प्रकाश की स्पीड कितना डिक्रीज हो जाएगा। जैसे हवा का अपवर्तनांक 1 है तो निर्वात की तुलना में ये स्पीड को कितना गुना कम करेगा? 1 गुना। कहने का मतलब नहीं करेगा, उतना ही रहेगा। पानी का अपवर्तनांक 1.3 है, इसका मतलब निर्वात की तुलना में ये स्पीड को कितना गुना? 1.3 टाइम्स कम कर देगा। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो निर्वात की तुलना में ये स्पीड को कितना? 1.5 गुना कम कर देगा। और हीरा का अपवर्तनांक 2.5 है, 2.5, तो निर्वात की तुलना में ये स्पीड को कितना गुना? 2.5 गुना कम कर देगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, कभी कभी आपको क्या करेगा कि ये अपवर्तनांक दे देगा, अपवर्तनांक, और आपसे क्या पूछेगा? चाल। तो क्या होगा फॉर्मूला देखे तो, v बराबर क्या हो गया? c बटा म्यू, यही ना, म्यू नीचे आ जाएगा। ये देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल हमें मालूम है कितना होता है, 3 गुना 10 पर पावर 8। अब अपवर्तनांक रखते जाइए, स्पीड निकलते जाएगा। किसका अपवर्तनांक रखना चाहते हैं? कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक कितना? 1.5। देख लीजिए कितना हो गया, ये 2 लाख किलोमीटर, दो, ये 3 है, ये 1.5 है, तो कितने बार में? 2 बार। ये प्रकाश की स्पीड हो गई कहाँ? कांच में, क्योंकि हमने किसका अपवर्तनांक रखा? कांच का। तो निर्वात में स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और कांच में कितना है? 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड आ गया। यहाँ आप हीरा रख दीजिए 2.5, और स्पीड घटती चली जाएगी। तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है ये आपको वहां पर डिसाइड कर लेना। बाकी सारा चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया अपवर्तनांक के बारे में। इतना यदि अपवर्तनांक के बारे में आप याद रखते हैं तो अपवर्तनांक का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, अच्छा अपवर्तनांक अदिश राशि होगा या सदिश? अदिश है, और ये अदिश में भी धनात्मक अदिश है, अदिश में भी ये धनात्मक अदिश हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक बराबर अभी आप पढ़ रहे हैं म्यू बराबर c बटा v। इसका मान 0 नहीं हो सकता है कभी, 0 क्या 1 से भी कम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, बड़ा होता है। किससे? माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा कम ही होगा निर्वात से, तो ये कम ही होगा। और बड़ा में यदि कम से भाग देते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो याद रखना है अपवर्तनांक का मान 1 से ज्यादा होगा। लेकिन निर्वात, ये हवा के लिए क्या होगा? हवा के लिए 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा का जब हम अपवर्तनांक निकालेंगे तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे c बटा v, तो निर्वात में प्रकाश की चाल c, और माध्यम के रूप में आज कौन है? हवा ही है। आज माध्यम में चाल लेंगे तो माध्यम हवा ही है, तो हवा में तो c ही, कितना? 1। तो अपवर्तनांक का मान 1 और 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा, 1 से कम नहीं होगा। किसके लिए 1 होगा? हवा या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होगा। अपवर्तनांक मैं बोल रहा हूं तो आपको समझना है निरपेक्ष अपवर्तनांक। और किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। और मोटा मोटी यही सब मीडियम होता है, इसका आप याद रखेंगे 4/3, 3/2, ये सब अपवर्तनांक है कांच हीरा वगैरह का, इसके बारे में आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? अपवर्तनांक निर्भर करता है मीडियम पर। यदि मीडियम चेंज हो जाएगा तब अपवर्तनांक भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फिर से पहले तो आपने ये देखा कि अपवर्तनांक का मान 1 या 1 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। हवा का अपवर्तनांक म्यू एयर, हवा का अपवर्तनांक क्या होगा? 1।
और अन्य मीडियम के लिए म्यू एम मीडियम, अन्य मीडियम के लिए अपवर्तनांक क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होगा। ये देखिए कांच का अपवर्तनांक बराबर नहीं होगा किसके, पानी के अपवर्तनांक बराबर नहीं होगा हवा का अपवर्तनांक। म्यू का मतलब अपवर्तनांक होगा और ये जी का मतलब ग्लास, डब्ल्यू का मतलब वाटर, ए का मतलब एयर, ये सब का अपवर्तनांक आपस में बराबर नहीं होगा। अब आइए, ये हमारे पास एक माध्यम है कांच, यहां से एक श्वेत प्रकाश गया, श्वेत प्रकाश, और हमें पता है कि श्वेत प्रकाश में सभी कलर्स होते हैं, जितने भी कलर्स हैं सारे कलर्स होते हैं श्वेत प्रकाश में। अब मुझे बताइए ये जो कलर्स इसमें प्रवेश करेगा, श्वेत प्रकाश प्रवेश करेगा जिसमें बहुत सारे कलर्स है, रेड भी है, वायलेट भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, सबका स्पीड इसमें अलग अलग होगा या सेम होगा। देखिए ये कांच है, इसका अपवर्तनांक हम क्या पढ़ते हैं, कांच का अपवर्तनांक हम पढ़ते हैं 1.5, लेकिन 1.5 ये कांच का एक एवरेज अपवर्तनांक हम लेते हैं। इसमें जितने भी कलर्स है, जब इसमें कलर्स प्रवेश करेगा सभी कलर्स का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। है कांच ही, लेकिन जब कांच में ऑल कलर्स प्रवेश करेगा तो सभी कलर के लिए कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग होता है। इतना किसी में 5.4, किसी में 5.3, किसी में 5.2, ऐसे थोड़ा चेंजिंग होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। अब जब ये सारे कलर्स इसमें प्रवेश करता है, ये भी क्वेश्चन शायद पूछा हुआ था इस बार, ये सारे कलर्स इसमें प्रवेश करता है तो सबसे कम अपवर्तनांक रेड का होता है, सबसे कम अपवर्तनांक रेड का होगा, म्यू आर, आर का मतलब रेड। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वायलेट का, बैगनी का। जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, आप मिलाइए मैच कीजिए, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसका स्पीड सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक स्पीड किसका होगा, रेड का। और जिसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी का, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसकी चाल सबसे कम होगी। चलिए फिर से, तो कांच के लिए किस कलर का स्पीड सबसे अधिक होगा, रेड का। क्यों, क्योंकि रेड का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। कांच के लिए किस कलर का स्पीड सबसे कम होगी, बैगनी का, क्योंकि बैगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगी। अब यहां से इसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कांच से बहुत सारे कलर्स निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कलर पहले निकलेगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, यहां से गया कौन सा कलर्स पहले निकलेगा, आंसर है जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो पहले निकलेगी। प्रवेश सब एक साथ किया, लेकिन इसमें प्रवेश करने के बाद स्पीड सबका क्या हो गया, चेंज हो गया। जिसकी स्पीड सबसे अधिक होगी वो पहले निकलेगा। किसकी स्पीड सबसे अधिक होगी, रेड की। क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो रेड पहले निकलेगा। और सबसे लेट कौन निकलेगा, बैगनी। सबसे लेट बैगनी निकलेगी, और रेड और बैगनी के बीच ही सब रहता है, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ये ग्रीन, ये सब इस दोनों के बीच रहता है। ये सारा चीज यहाँ आपको समझ आनी चाहिए। फिर से, जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है, याद रखना है। जो माध्यम ज्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जो विरल होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो आप ले लीजिए, आप ये पानी और कांच, पानी और कांच में कौन ज्यादा सघन है, कांच ज्यादा सघन होता ना, कांच ज्यादा सघन है, और पानी क्या है, हल्का होता है कांच की तुलना में। आप एक साइज का कांच उठाइए और उतना ही साइज का पानी लीजिए, आप देखेंगे कांच भारी है और पानी हल्का है। चलिए, नहीं यहाँ मैं ऑप्टिक भारी हल्का की बात नहीं कर, मैं ऑप्टिकल डेंस की बात कर रहा हूँ। ऑप्टिकल डेंस कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी। यदि मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी ज्यादा है तो लाइट बड़ा ही सुगमता से पास करेगा,
उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी। तो कांच ज्यादा सघन होता है और पानी कम सघन होता है। तो कांच और पानी में पानी विरल है और कांच सघन माध्यम है। तो जो माध्यम सघन होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और सघन होगा अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। सबको मैं एक साथ कर देता हूं, इससे बेहतर देखिए, और ये बहुत ही बड़ी चीज है, इसको याद रखिए, 1-2 अंक हमारा क्लियर रहता है एग्जाम में। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, सघन अपवर्तनांक चाल तरंगदैर्ध्य विचलन। पूरे ऑप्टिक्स को हमने एक साथ ले आया रिलेशन में, ये देख लीजिए सब रिवर्सेबल है। मैं तीर लगा रहा हूं, ऐसे लगाइए तीर, ऐसे लगाइए तीर, ये देख लीजिए। अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूं, यदि माध्यम ज्यादा सघन होगा, यदि माध्यम की सघनता अधिक होगी, सघनता अधिक होगी, तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। मैं रिलेशन दिखा रहा हूं सब में, ये रिलेशन याद रखिए, बहुत चीज आपको काम आएगा। माध्यम अधिक सघन होगा तब अपवर्तनांक भी अधिक होगा, और अपवर्तनांक अधिक होगा तो चाल कम होगा, चाल कम होगा, और चाल कम होगा तो तरंगदैर्ध्य भी कम होगा, तरंगदैर्ध्य भी कम होगा। और यदि तरंगदैर्ध्य चाल कम है तो विचलन ज्यादा होगा। यदि आपकी स्पीड, आप वहां से आदमी दौड़कर आ रहा है और यहाँ मैं सबको खींच रहा हूँ, वहां से बहुत सारे आदमी दौड़ते हुए आ रहा है और यहाँ मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ, कौन ज्यादा खिंचाएगा मेरे तरफ, जिसकी चाल कम हो। जिसकी चाल अधिक होगा वो छिटक कर क्या होगा, भाग जाएगा, आगे चल जाएगा। जिसकी चाल कमजोर होगा उसको मैं ज्यादा मोड़ दूंगा, ज्यादा डेविएट कर दूंगा। तो जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका चाल कम होगा, और चाल कम होगा तो वो ज्यादा मोड़ा जाएगा, उसका विचलन ज्यादा होगा, यानी अधिक होगा विचलन, विचलन अधिक होगा। अब आपके एग्जाम में कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हो, कहेगा एक रंग का विचलन अधिक है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। कहेगा विचलन कम है तो तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, उल्टा कर दीजिए ना, ये कम होगा तो ये अधिक हो जाएगा। कहेगा एक रंग जब प्रिज्म से गुजरती है तो उसका विचलन सबसे अधिक होता है, तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, अधिक होगा, और मीडियम सघन होगा। या फिर कहेगा एक रंग जो किसी माध्यम से गुजरती है, माध्यम में उसका तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है, माध्यम में उसका तरंगदैर्ध्य कम हो जाता है, तो अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ गया होगा। यदि तरंगदैर्ध्य कम हुआ होगा तब अपवर्तनांक बढ़। ये बहुत ही फेमस चीज है, 3 क्वेश्चन तो इस बार पूछा हुआ एग्जाम में सेम इसी चीज पर। एक क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन रहता तो मैं दिखा देता, मुझे याद नहीं है। एक क्वेश्चन तो याद है मुझे कि जब कांच में प्रवेश करती है प्रकाश तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। तो कांच में प्रवेश करेगा तो कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा है हवा से, अपवर्तनांक ज्यादा है तो तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, लिखे तो लिखे परिभाषा, सारी चीज को मैं एक साथ लिखा देता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि ये कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक में हम निर्वात की चर्चा कर रहे हैं, हवा की चर्चा कर रहे हैं। लिखे तो परिभाषा, लिखिए किसी माध्यम का
अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक 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 अथवा निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक अथवा निरपेक्ष अपवर्तनांक अथवा निरपेक्ष अपवर्तनांक अथवा निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में सी लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल तथा 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 माध्यम में प्रकाश की चाल 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 माध्यम में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में भी के अनुपात के बराबर होता है 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 पहला चेंज कीजिए देखिए अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक को 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 निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू म्यू अथवा एन द्वारा स्मॉल एन म्यू अथवा एन द्वारा म्यू अथवा एन द्वारा सूचित किया जाता है म्यू अथवा एन द्वारा सूचित किया जाता है लिख लीजिए मेरे साथ निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल या म्यू या एन बराबर सी बटा भी फिर से आप निरपेक्ष अपवर्तनांक देकर डैश देंगे वो तरंगदैर्ध्य वाला डेफिनेशन हम लिख लेंगे फिर से नीचे हेडिंग देंगे अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक देकर डैश देंगे दूसरा परिभाषा इसका देख लेते हैं किसके टर्म में तरंगदैर्ध्य के टर्म में अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक देकर डैश दीजिए क्या हो जाएगा दूसरा परिभाषा
किसी माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुपात के बराबर होता है। लिखिए अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक दीजिए, डैश देकर लिखिए। लेकिन किसी माध्यम का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, 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 निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लैम्डा नॉट, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लिखे लैम्डा नॉट तथा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, 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 माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लिखे लैम्डा, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लिखे लैम्डा, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लिखे लैम्डा के अनुपात के बराबर होता है, 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 के अनुपात के बराबर होता है। चलिए उसके नीचे देखिए क्या लिखना है। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल को हटाकर क्या दे देंगे, तरंग दैर्ध्य दे देंगे। लिख लीजिए निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बटा माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट बटा लैम्डा, लैम्डा नॉट बटा लैम्डा। मतलब देखना है ही। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, एक लिखिए ओवरऑल नू म्यू बराबर क्या आ गया हमारे पास, सी बटा भी, या इसी को लिख सकते हैं लेम्डा नॉट बटा लेम्डा ओवरऑल, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं भी बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा म्यू, ये भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं लेम्डा बराबर लेम्डा नॉट बटा म्यू, लिख लीजिए इसको, वही फॉर्मूला है। अच्छा हमें क्या याद रखना होता है, चाल याद रखना होता है या माध्यम का अपवर्तनांक, हम चाल याद नहीं रखते माध्यम में, चाल निकाला जाता है, याद क्या रखते हैं, अपवर्तनांक। ये देखिए अपवर्तनांक याद रखेंगे चाल निकल जाएगा, अपवर्तनांक याद रखेंगे तरंग दैर्ध्य निकल जाएगा। तो हमें चाल याद रखने की जरूरत नहीं है, किस माध्यम में चाल कितना होती है, बस निर्वात में चाल याद रखिए। आप अपवर्तनांक याद रखो, हम अपवर्तनांक याद रखते हैं और उतना गुना स्पीड घटा देते हैं, उस माध्यम की चाल हो जाती है। चलिए एक क्वेश्चन है यहां से 2012 में पूछा हुआ, लिखिए इस क्वेश्चन को।
लिखिए क्वेश्चन, लेकिन निर्वात से निर्वात से निर्वात से निर्वात से ये 6000 एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय एक कलर का, की एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णीय प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक 1.5 अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। अपवर्तनांक 1.5 के माध्यम में प्रवेश करता है। प्रवेश करता है तो 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 इस माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होगा। तो इस माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होगा। इस माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होगा। इस माध्यम में प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होगा। कितना हो जाएगा? बड़ा सिंपल है ना। अपवर्तनांक कितना? डेढ़ है, तो तरंगदैर्ध्य अपवर्तनांक डेढ़ है तो तरंगदैर्ध्य को निर्वात की तुलना में कितना गुना कम कर देगा? 1.5 गुना। अपवर्तनांक का तो मतलब वही होता है कि निर्वात की तुलना में चाल या तरंगदैर्ध्य को उतना गुना कम कर देगा। निर्वात में तरंगदैर्ध्य कितना है? 6000। माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? 1.5। तो माध्यम में तरंगदैर्ध्य कितना होगा? 6000 का 1.5 गुना घट जाएगा। 6000 का 1.5 गुना घटेगा कितना? 4000। या फिर हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि माध्यम में अपवर्तन तरंगदैर्ध्य बराबर होता है लैम्डा नोट बटा म्यू, ये फॉर्मूला। तो निर्वात में तरंगदैर्ध्य है 6000 एंगस्ट्रॉम और माध्यम का अपवर्तनांक है 1.5। ये देखिए कितना आ गया? 6 में 1.5 से भाग देंगे कितना? 4 और 3 0, 4000 एंगस्ट्रॉम। नोट कर लीजिए। पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। ये तो तरंगदैर्ध्य वाला है ना। कभी कभी आपको चाल दे देगा निर्वात में, नहीं भी देगा तो निर्वात का चाल हमें मालूम रहता है। माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा, कहेगा बताइए उस माध्यम में चाल क्या होगी। लिखिए आगे। अब अपवर्तनांक का कुछ रिलेटेड डाटा लिख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा कि अपवर्तनांक का मात्रक बीमा। अच्छा, इसका मात्रक बीमा होगा या नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भी चाल, ये भी ऊपर भी चाल और नीचे भी चाल, एक ही भौतिक राशि का ये रेशियो है। तो चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, जिसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, कैंसिल हो जाएगा। तो अपवर्तनांक का मात्रक और बीमा नहीं होता है, इसका यूनिट नहीं होता, इसका केवल संख्यात्मक मान होगा 1 2 2.5 1.5 ऐसे करके लिखे। तो 1 नंबर पॉइंट लिखिए। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक एक धनात्मक अदिश राशि है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक एक धनात्मक अदिश राशि है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक एक धनात्मक अदिश राशि है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक एक धनात्मक अदिश राशि है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक एक धनात्मक अदिश राशि है। एक धनात्मक अदिश राशि है। एक धनात्मक अदिश राशि है। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट देखिए। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक तथा बीमा नहीं होता है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक तथा बीमा नहीं होता है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक तथा बीमा नहीं होता है।
मात्रक तथा बीमा नहीं होता है। इसका केवल संख्यात्मक मान होता है, उसी में लिखते चलिए, इसका केवल संख्यात्मक मान होता है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का मात्रक तथा बीमा नहीं होता है, इसका केवल संख्यात्मक मान होता है। इसका केवल संख्यात्मक मान होता है, संख्यात्मक मान होता है। अगला लिखिए, लिखिए अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा एक या एक से अधिक होता है। अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा एक या एक से अधिक होता है, हमेशा एक या एक से अधिक होता है, अर्थात म्यू इक्वल ग्रेटर देन 1, ये लिख लीजिए अर्थात करके। अपवर्तनांक के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा एक या एक से अधिक होता है, नीचे लिख लीजिए अर्थात, ये लिख लीजिए, और आप लिख लीजिए हवा या निर्वात के लिए। जिस तरह से आपने आपेक्षिक पारावैधता पढ़ा है उसी तरह का ये भी है। हवा या निर्वात के लिए म्यू बराबर 1, अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए म्यू ग्रेटर देन 1। अन्य माध्यम में मैं क्लियर कर देता हूं, कांच के लिए, कांच के लिए म्यू जी बराबर 3/2 यानी 1.5। जल के लिए म्यू डब्ल्यू 4/3 1.33। हीरा के लिए म्यू डी 2.4 होता है या फिर 5 होता है, 5 लगभग हम लोग ले लेते हैं, 2.4 समथिंग होता है, 5 ले लीजिए मोटा मोटी। लोहा का अपवर्तनांक क्या होगा, अनंत, क्योंकि वो प्रकाश को रोक ही देगा पूरी तरह से, बिल्कुल उसके मोड़ ही देगा डायरेक्ट, तो नेगेटिव अपवर्तनांक उसका हम बोल सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, चौथा। इसके बाद ये याद रखना, ये आपको काम आने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि कांच ज्यादातर यूज हम करेंगे। लिखिए अगला पॉइंट, चौथा लिखिए अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है, 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 अर्थात अलग अलग माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अर्थात अलग अलग माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग होता है।
अर्थात अलग अलग माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। जैसे लिख लीजिए म्यू जी बराबर नॉट म्यू डब्ल्यू बराबर नॉट म्यू ए। जी म्यू जी ग्लास का अपवर्तनांक, म्यू ए हवा का अपवर्तनांक, म्यू डब्ल्यू पानी का अपवर्तनांक। अगला लिखे, अगला पॉइंट। देखिए किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंगों पर निर्भर करता है। अर्थात 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 अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए 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 अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग रंगों के प्रकाश के लिए एक ही माध्यम का अपवर्तनांक 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 अलग अलग होता है। एक ही माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। लिख लीजिए। ये देखिए जैसे कांच के लिए रेड येलो ग्रीन ये सब का अपवर्तनांक बराबर नहीं होगा, नोट कर लीजिए। कांच का अपवर्तनांक रेड के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा। एक तरह से देखा जाए संपूर्ण ऑप्टिक्स का जो एक बेस होता है ना, ये आज का क्लास वो बेस है, क्योंकि इसके बगैर तो संपूर्ण ऑप्टिक्स आपको नहीं समझ आएगा। पूरे ऑप्टिक्स में मीडियम का रोल होता है और आज उसी मीडियम के कैरेक्टर को हम देख रहे हैं। चलिए उसके बाद छठा लिखिए पॉइंट। लिखिए सघन माध्यम में प्रकाश की चाल 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 विरल माध्यम से अधिक कम होता है। विरल माध्यम से कम होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम से कम होता है। विरल माध्यम से कम होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम से कम होता है। कम होता है। अतः 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 सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है। अतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है। सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है। अतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम से अधिक होता है। देख लीजिए म्यू अपवर्तनांक डेंसर का मतलब सघन, सघन का अपवर्तनांक रेरर
विरल क्या अपवर्तनांक से अधिक होता है, नोट कर लीजिए उसको। डेंसर का अपवर्तनांक हमेशा अधिक होगा। और एक ये लिख लीजिए, ये काम की चीज है। आप जैसे भी सोचना सोच लीजिए, रिवर्स करके या सीधा करके, जैसे सोचना है। चाल अधिक होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम। यदि इस चाल को हम अधिक कर दे तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। या इधर से सोच लीजिए, जैसे सोचना है। सात साठ कितने लोगों का बैच है, सात साठ किसी का बैच भी है, नहीं है ना, हम लोग थोड़ा लेट पढ़ेंगे। ये अभी तक हमारा था निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। घर में एक मुखिया है और वो सबसे लंबाई में सबसे बड़ा है, या घर में एक मुखिया है तो उसकी बुद्धि सबसे ज्यादा होगी। यदि हमारे पास कोई तरीका है बुद्धि मापने की, तो मुखिया की बुद्धि सबसे ज्यादा है घर में, बाकी मेंबर्स की बुद्धि कम है। लेकिन मुखिया की तुलना में जिसकी जितनी बुद्धि होगी, वो मान लीजिए एक पल के लिए वो उस व्यक्ति का, उस मेंबर्स का अपवर्तनांक है। बट दो मेंबर्स के बीच यदि हम तुलना करें, जैसे अभी हम निरपेक्ष अपवर्तनांक पढ़ रहे हैं, किसके तुलना में ले रहे हैं, निर्वात के तुलना में। निर्वात को हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि निर्वात की तुलना में जितना गुना स्पीड कोई मीडियम कम कर देगा, उसी को हम क्या कहेंगे, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन मान लीजिए कि पानी के तुलना में मैं कांच का अपवर्तनांक पूछूंगा और कांच के तुलना में पानी का। जैसे अभी आपने पढ़ा म्यू जी, कांच का अपवर्तनांक 2/2। ये कांच का अपवर्तनांक 3/2 आपने जो पढ़ा डेर, ये कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष। किसके तुलना में लिया गया, निर्वात की तुलना में। ये जो अभी आपने पानी का अपवर्तनांक पढ़ा 4/3, आप कहते हैं इतना गुना स्पीड पानी घटा देगा प्रकाश की, लेकिन किसके तुलना में, निर्वात की तुलना में। तो निर्वात की तुलना में जो स्पीड घटेगी वो हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। लेकिन एक सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो आंसर है सापेक्ष अपवर्तनांक में हम रेफरेंस हवा को, निर्वात को नहीं मानते हैं, बस दो मीडियम लेते हैं और उस दो मीडियम का हम अपवर्तनांक देखते हैं एक दूसरे के सापेक्ष। जैसे आपसे पूछेगा पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, यानी कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है किसके सापेक्ष, तो आप ये नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। ये कांच का अपवर्तनांक है लेकिन निर्वात के सापेक्ष है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। आज आपको कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है लेकिन किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष। कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है हीरा के सापेक्ष, तो इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हम लेते हैं, तो ये सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। और इसमें हम किसको नहीं लेते हैं, निर्वात को हम रेफरेंस नहीं मानते। जो 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 दो मीडियम है उसी को रेफरेंस मानकर हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग है, दीजिए हेडिंग, सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसमें पहले दो लाइन लिखिए तो समझ आएगा। पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, लिखिए इसको, सापेक्ष दूसरे माध्यम का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण निरपेक्ष अपवर्तनांक से, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक,
दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, म्यू2 ले लेते हैं, म्यू2 तथा पहले माध्यम के अपवर्तनांक म्यू1 के अनुपात के बराबर होता है। ये देख लीजिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। लिखिए फॉर्मूला, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसमें दो चीज याद रखना रहता है हमें, किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है और किसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। तो पहले तो याद रखना है कि किसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तब याद रखना है किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। देखिए यहां दो चीज इसमें याद रखना है आपको, किसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है और किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। किसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, दूसरे माध्यम का। किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। तो जिसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा ना, उसके अपवर्तनांक में दूसरे माध्यम, जिसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा, किसका अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, दूसरे माध्यम का। जिसका अपवर्तनांक पूछा जाएगा उसके अपवर्तनांक में भाग दे देंगे, किससे, जिसके सापेक्ष पूछा जा रहा है। देखिए दूसरे का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है पहले के सापेक्ष, तो दूसरे के अपवर्तनांक में पहले के अपवर्तनांक से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। बड़ा ही सिंपल है, बस लॉजिक याद रखिए। अच्छा, इतना बड़ा हम लिखते रहेंगे आंसर नहीं, इतना बड़ा हम नहीं लिखेंगे, कहीं पर भी आएगा तो इसको सिंबलाइज किया जाता है, इसको लिखने का तरीका है। तो सुन लिए कैसे लिखने का तरीका है, और एग्जाम में आपको इतना बड़ा नहीं लिखा रहेगा, वो तरीका ही आपको दिया रहेगा, उसी से आपको चलना होगा। जैसे आपको किसका अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप, म्यू2। जिसका अपवर्तनांक पूछेगा उसको पहले लिख देंगे, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, पहले के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको कहां रख देंगे, ऊपर। अब इसको हम पढ़ लेंगे, पहले के सापेक्ष दूसरे, ये पढ़ा जाएगा इसको 1 म्यू2, यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसको क्या पढ़ेंगे, चौथे माध्यम के सापेक्ष छठे माध्यम का अपवर्तनांक। ये पढ़ने का तरीका याद रखना है, ए म्यू जी हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जी म्यू डब्ल्यू कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ये याद रखना है आपको। चलिए
तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर, यानी जो μ2 है वो कहां जाएगा, ऊपर, बटा पहले का अपवर्तनांक μ1 कहां आएगा, नीचे। ये देख लीजिए, ये इसका सिंबॉलिक हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 μ2 बराबर μ2 बटा μ1। या यहां मुझे बताइए यहां क्या होगा, μ6 बटा μ4। यहां क्या होगा, μg बटा μa। यहां क्या हो जाएगा, μw बटा μg। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर पानी का अपवर्तनांक बटा कांच का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कांच का अपवर्तनांक बटा हवा का अपवर्तनांक। चौथे के सापेक्ष छठे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर छठे माध्यम का अपवर्तनांक बटा चौथे माध्यम का अपवर्तनांक। बड़ा ही सिंपल है, इसको याद रखना है आपको। फिर से इसको क्या पढ़ेंगे, पहले के सापेक्ष। अब आपको ये पूछ दिया, कहेगा जी म्यू डब्ल्यू बताओ कितना है, तो क्या हो जाएगा म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी। अब म्यू डब्ल्यू आपको दिया रहेगा पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है, कांच का अपवर्तनांक 2 ये 3/2 दिया गया, तो 4 दूना 8, 3 तिया 9, 8/9। 8/9 किसका अपवर्तनांक, पानी का, किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। तो पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष 8/9 हो जाएगा हमारा। ये सापेक्ष अपवर्तनांक आपके एग्जाम में पूछता है, शायद पूछा हुआ भी, मैं देख रहा हूं इसमें। ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा है 1 μ2, ऐसे 1 μ2 दे दिया गया है, कहता है ये किसके बराबर है, यहां पर। तो ऑप्शन ए में μ2 बटा μ1, ऑप्शन ए में है μ2 बटा μ1, इसी के बराबर हो जाएगा। 1 μ2 बटा μ1 के बराबर हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस होगा, देखेंगे आगे जाकर हम लोग, जब और चीजें हमारे पास आएगी तो। ये देखिए, ये भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में 2022 में। कहता है म्यू जी बराबर 3/2, म्यू जी बराबर 3/2, म्यू डब्ल्यू बराबर आपको दे दिया गया 4/3। आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू म्यू जी क्या होगा, पानी के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का, ग्लास का। तो क्या हो जाएगा म्यू जी बटा म्यू डब्ल्यू। म्यू जी का मान क्या रखेंगे 3/2, म्यू डब्ल्यू का मान क्या रखेंगे 4/3, तो 9 या 8/9। आप कर लीजिए ना, म्यू जी ये 3/2 और 4/3, 9/8। ऑप्शन हमारा है यहाँ पर दिया गया है, एक में 2, बी में आधा, सी में 9/8, डी में 8/9। तो कितना हो जाएगा, हाँ जो भी आपका आ रहा है ये आपका हो जाएगा। चलिए 3 या 9/8। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे, भी लिख भी लेंगे। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अच्छा, इसका तो ये फॉर्मूला हो गया एक रूप में। अब दूसरे रूप में इसको पढ़ते हैं, देख लीजिए, यहां तक तो आपने लिख ही लिया हो। अब देखिए, कुछ देर के लिए 2 को हटाइए, आप म्यू बराबर अभी आपने पढ़ा c/b। यदि यहाँ 2 है, दूसरा माध्यम है, तो चाल भी कहां होगा, दूसरा माध्यम में। चलिए यहाँ μ1 के बारे में बताइए, फिर से μ1 को हटा दीजिए, म्यू बराबर c/b। यदि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, देखिए c क्या हो जाएगा, कैंसल, v1 कहाँ गया ऊपर, v2 नीचे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा, ये तो सीधा ही है, सीधा ही है ना, ये उल्टा था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, तो बराबर क्या होता था, दूसरे का अपवर्तनांक बटा पहले का अपवर्तनांक। यहाँ तो सीधा ही है, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले में चाल बटा दूसरे में चाल, तीसरे के सापेक्ष चौथे का अपवर्तनांक, तीसरे में चाल बटा चौथे में। इसको सीधा ही रखना है। जब हम अपवर्तनांक की भाषा में पढ़ेंगे, तो जिसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं उसमें से सापेक्ष वाले को क्या करेंगे, भाग देंगे।
सापेक्ष वाले। लेकिन जब चाल की भाषा में पढ़ेंगे तो सापेक्ष वाले में ही जिसका निकाल रहे हैं उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये देख यहाँ μ2 बटा μ1 यहाँ है, यानी μ1 यहाँ नीचे, यहाँ v1 ऊपर चला जाएगा। और लेमडा में भी यही होगा, लेमडा 1 बटा लेमडा 2। तीन परिभाषा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या पहले माध्यम में चाल बटा दूसरे माध्यम में चाल, तीसरे माध्यम ये पहले माध्यम में अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम में तरंग दैर्ध्य बटा, मैं पूछ रहा हूं आप बताओ मुझे, तीसरे माध्यम के सापेक्ष पांचवें माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, पांचवें माध्यम का अपवर्तनांक बटा तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। चाल की भाषा में ये तीसरे में चाल बटा पांचवें में चाल, तीसरे में तरंग दैर्ध्य बटा पांचवें, ये स्ट्रेट सीधा हो जाएगा, रिवर्स टाइप का नहीं होगा। ये तीनों परिभाषा हम बारी बारी से लिख लेते हैं। यहां तक आपने लिख लिया, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। फिर से सापेक्ष अपवर्तनांक देकर डैश दीजिए, सापेक्ष अपवर्तनांक देकर डैश दीजिए। सापेक्ष अपवर्तनांक देकर डैश, ये फॉर्मूला लिखने के बाद 1 μ2 बराबर μ2 बटा μ1। एक परिभाषा तो हो गया, अभी दूसरा लिखिए, देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 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 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 ब्रैकेट में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, 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 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में v2, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ब्रैकेट में v2 के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर, ये लिख लीजिए बॉक्स, 1 μ2 इक्वल टू v1 बटा v2। अब जिसको समझ ही नहीं आ रहा आएगा 1 μ2 क्या है, आगे जाकर ये बहुत यूज होने वाला है, क्या ही पढ़ेगा ऑप्टिक्स वो। चलिए तीसरा परिभाषा इसका लिखते हैं, फिर से सापेक्ष अपवर्तनांक देकर डैश दीजिए। सापेक्ष अपवर्तनांक देकर डैश दीजिए, तरंग दैर्ध्य की भाषा में लिख लेते हैं। लिखिए लिखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 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 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लैम्डा 1, पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ब्रैकेट में लिखे लैम्डा 1, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य,
तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा टू के अनुपात के बराबर होता है, लैम्डा टू के अनुपात के बराबर होता है, लैम्डा टू के अनुपात के बराबर होता है, ये लिख लीजिए। ओवरऑल देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ओवरऑल देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पहले माध्यम के सापेक्ष सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, 1 म्यू टू बराबर क्या होगा, म्यू टू बटा म्यू वन, या इसको लिखेंगे V1 बटा V2, या इसको लिखेंगे लैम्डा वन बटा लैम्डा टू। ये देख लीजिए, इसको रिवर्स कीजिए। देखिए अब मैं क्या लिख रहा हूं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसको कैसे लिखेंगे, 2 म्यू वन, यहां जो है ना उसका अपवर्तनांक होता है म्यू वन, पहले का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे का, तो इसको क्या लिखेंगे, म्यू वन बटा म्यू टू। ये देख लीजिए। अच्छा कहीं पर ये लिखा है म्यू थ्री बटा म्यू फोर, इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके सापेक्ष का अपवर्तनांक है, तीसरे के सापेक्ष चौथे का अपवर्तनांक है, ये नहीं, चौथे के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये देखें 4 म्यू 3 लिखेंगे। तो दोनों तरह से आपको याद रखना है, आगे बहुत काम आने वाला है प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन में। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, V2 बटा V1, लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1, नोट कीजिए इसको। टेलीग्राम पर इसको भेज दिए जाएंगे, वहां भी आप रिपीट कर सकते हैं, और जो लोग नहीं आए उनका देखना तो अनिवार्य है, नहीं तो बोका पहले से स्क्वायर लग जाएगा। ज्यादा खुश नहीं होना है, बोका ही बोला है, बोकी नहीं बोले हैं सर, नहीं बोलने के पीछे रीजन है। रीजन में वो नहीं है कि तेज है, महिला सम्मान बस रीजन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, बाकी वास्तविकता तो वही है। कुछ इसमें हम लोग हीट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, ताकि एग्जाम में पूछे तो देख कर बन जाएगा आपसे। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, लेकिन निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक कौन सा अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा, निर्वात के सापेक्ष यदि हम लेते हैं तो। कुछ नोट्स हम देखते हैं, देखिए यहाँ आपको ऐसे दे दिया गया है, पहला नंबर 1 म्यू 2 गुना 2 म्यू
3 कितना हो जाएगा, या 2μ1 बराबर व्हाट, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुना दूसरे के सापेक्ष कितने होगा ये, करके देखिए ना, एक होगा ना, कैसे एक होगा करके देख लीजिए, मैं स्मॉल प्रूफ दे देता हूं इसका। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुना दूसरे के सापेक्ष, तोड़िए इसको, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, दूसरे का अपवर्तनांक बटा पहले का अपवर्तनांक, गुना है तो गुना दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक बराबर पहले का अपवर्तनांक बटा दूसरे का अपवर्तनांक, ये देखें कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला देखिए, दूसरा, इसी चीज को बढ़ा दिया जाए, ये देखिए पहले के सापेक्ष दूसरे का गुना दूसरे के सापेक्ष तीसरे का गुना तीसरे के सापेक्ष चौथे का गुना चौथे के सापेक्ष पहले का, देखिए 1 से शुरू होकर समाप्त कहाँ हो रहा है, 1 पर, तो इस तरह का जहां तक रहे सबका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा, सबका आंसर 1 से शुरू हुआ, और ये देखिए 1 2 फिर 2 3 फिर 3 4 फिर 4 और वापस 1 पर आ गए, तो ऐसे वाले में हम क्या आंसर लेकर चलेंगे, 1 ही आंसर लेकर चलेंगे। आप कैंसिल करके देखिए आपको आ जाएगा। चलिए दूसरे टाइप का देखिए, वो दोनों एक ही टाइप का था, नोट 3, पहले के सापेक्ष दूसरे का गुना दूसरे के सापेक्ष तीसरे का, ये कितना होगा, ये हो जाएगा पहले के सापेक्ष, बड़ा ही सिंपल है, जो लास्ट में होगा ना रीजनिंग टाइप का है, ये देखिए इसके सापेक्ष इसका हो जाएगा, तो 1 के सापेक्ष 1 का कितना 1, वहां क्या हो जाएगा पहले के सापेक्ष तीसरे का, इसको लिखेंगे पहले के सापेक्ष, लेकिन ये सीरीज में होना चाहिए, ये देख लीजिए, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप, कीजिए पहले के सापेक्ष दूसरे का गुना दूसरे के सापेक्ष तीसरे का, तो इसको क्या लिखेंगे μ2 बटा μ1, इसको क्या लिखेंगे μ3 बटा μ2 कैंसल, क्या बचा μ3 बटा μ1, इसको लिखेंगे पहले के सापेक्ष तीसरे का, ये देख लीजिए। चलिए उसी तरह एक और मुझे बता दीजिए, ग्लास के सापेक्ष आप ले लीजिए ग्लास के सापेक्ष वाटर का, वाटर के सापेक्ष आप ले लीजिए डायमंड का, बराबर क्या हो जाएगा, वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा, ग्लास के सापेक्ष डायमंड का हो जाएगा। लेकिन आपको ये पूछ दिया गया, ये देखिए हवा के सापेक्ष कांच का, ये पूछ रहा है, हवा के सापेक्ष पानी का, हवा के सापेक्ष डायमंड का, इसको क्या लिखेंगे कांच का बटा हवा का, कांच का और हवा का कितना 1, तो बराबर क्या आ गया म्यू जी, ये देख लीजिए, तो हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के क्या होगा, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, ये कांच का अपवर्तनांक, यहाँ 1 के अलावा कुछ रहा था तब ना ये चेंज होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 3/2, अब नीचे दूसरा कोई माध्यम हवा के अलावा दूसरा कोई रहा था तब ये वैल्यू क्या होता चेंज होता, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं हुआ, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर ही होता है, ये क्या हो जाएगा
म्यू डब्ल्यू बटा म्यू ए, म्यू डब्ल्यू और म्यू ए कितना है, एक, हवा का बर्तनांक बराबर कितना, म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू, ये देखिए पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना, 4/3, ए म्यू टी, हीरा का अपवर्तनांक डायमंड का बता हवा का अपवर्तनांक, डायमंड का अपवर्तनांक और हवा का अपवर्तनांक एक, तो बराबर कितना हो जाएगा, डायमंड का अपवर्तनांक बराबर 2.5 के करीब होगा। तो ये नोट में हम एक लाइन लिखेंगे कि हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर। ये सब कौन सा अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक है। चलिए एक और क्वेश्चन जो फेमस है, मानकर ये आप चलना कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको मैं बना देता हूं, हालांकि अभी मैंने करवाया है। यदि पानी तथा, पानी जिसको पाइन आप लोग कहते हैं, पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः पानी का होगा 4/3 तथा 3/2 हो तो नंबर 1 कांच के सापेक्ष पानी का तथा नंबर 2 पानी के सापेक्ष कांच, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चलिए सबसे पहले म्यू जी, कांच का अपवर्तनांक कितना, 3/2, म्यू डब्ल्यू पानी का अपवर्तनांक 4/3। अब एक नंबर क्या पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष पानी का, यानी पानी का पूछ रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, जी म्यू डब्ल्यू, यही ना, इसको बोलेंगे कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ये हमसे पूछ रहा है एक नंबर में। तो चलते हैं, जी म्यू डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू बटा म्यू जी। चलिए जी म्यू डब्ल्यू, म्यू डब्ल्यू कितना है, 4/3 और म्यू जी कितना है, 3/2 बराबर कितना, 8/9, ये आंसर आ जाएगा। 2 नंबर पूछ रहा है पानी के सापेक्ष कांच का, यानी कांच का पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी, पानी के सापेक्ष कांच का, वाटर ग्लास। तो चलिए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक बटा पानी का अपवर्तनांक। कांच ये डब्ल्यू म्यू जी, कांच का अपवर्तनांक कितना है, 3/2, म्यू डब्ल्यू पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3, 3×3 = 9 और ये 4×2 = 8, उल्टा हो जाएगा। मतलब ए के सापेक्ष बी का यदि 1/4 है तो बी के सापेक्ष ए का 4/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नोट कर लीजिए ये। यहां से नोट वंस। अब अपवर्तनांक हमारा यहां से खत्म हो गया। अब अपवर्तनांक को हमें स्टडी नहीं करना है, लेकिन पूरे ऑप्टिक्स का ये बेस है। अपने दोस्तबा दोस्तनी को आप बोल देना ये देख ले टेलीग्राम पर जाकर, नहीं तो फिर पूरे ऑप्टिक्स में उनको समझ नहीं आएगा। अब बाकी दुश्मनी है तब तो नहीं भी बोलोगे चलेगा।
स्टूडेंट लाइफ में एक दूसरे से दुश्मनी होना आम बात है। एक चीज याद रखना है, अब वर्तमान को मैं म्यू से दिखा रहा हूँ, बहुत सारे बुक में एन लिखा रहता है, तो एन लिखा रहे हैं स्मॉल एन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी अब वर्तमान की होगा हमारा। ऑप्टिक्स का जाकर आप ऑब्जेक्टिव देखिए जो इस बार पूछा हुआ है, आज के क्लास से ही 3-4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 4-5 3-4 लाइन छोड़ेंगे चौथा नोट के लिए। देखेंगे किसी माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। कभी कभी अंतर भी पूछता है, कहेगा निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या अंतर है। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का हवा की निर्वात की तुलना में होता है, और सापेक्ष अपवर्तनांक किसी भी माध्यम की तुलना में होता है। किसी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक चेंज होगा, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक चेंज नहीं हो सकता, वो एब्सोल्यूट है। हमने शब्द लिखाया था, निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स है वो। कल से हम लोग वास्तविक गहराई और आभासी गहराई पढ़ेंगे, कि जब सघन माध्यम में किसी वस्तु को रखकर विरल माध्यम से देखते हैं तो वो उठा हुआ लगता है हमें, क्यों। और ये अपवर्तनांक तो उसमें अपवर्तनांक तो सब दिन काम आने वाला है, क्योंकि आगे लेंस शुरू होगा। लेंस बिना अपवर्तनांक का हो ही नहीं सकता है, बिना अपवर्तनांक का आप लेंस कर लो, अपवर्तनांक चेंज होगा, लेंस का बेंडिंग पावर चेंज होगी। हमारे आंख के अंदर लेंस के बाद जो होता है हमारे नेत्र गोलक में, उसमें लिक्विड होते हैं, और उस लिक्विड में किसी तरह का चेंजिंग आया तो फिर किरणों का बेंडिंग ज्यादा या कम हो सकता है, जिसके कारण रेटिना पर इमेज नहीं बनेगा, रेटिना के बाहर या रेटिना के पीछे इमेज बनेगा, और वैसे आदमी का दृष्टि दोष आ जाता है, यानी उसका दृष्टि क्षति हो जाता है। लिखिए इसमें, देखिए हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक
हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। हवा के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होता है। देखिए इसको, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, एक्चुअल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, नॉर्मल डेप्थ, ये सब कल से 3-4 दिन हमारा चलेगा। और फिर हम लोग कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का बर्तन देखेंगे, और फिर हम लोग TIR देखेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद हम लोग लेंस पर पहुंचेंगे। कल से सभी बैच अपने अपने समय में चलेगी, अपने अपने समय में आइए कल से।